आज मैं हमारे मुंबई से आए हुए भाई इम्तियाज गोरखपुरी जी से कुछ बातचीत करूंगी और उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनसे जुड़े हुए कुछ जानकारी, कुछ सवालात करके जानना चाहूँगी। कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप, जैसे नाम से ही आपके पता चलता है कि इम्तियाज गोरखपुरी, मतलब आपका ताल्लुक कहीं ना कहीं गोरखपुर से है। जी हाँ, तो आप फिर जब गोरखपुर से आपका ताल्लुक है तो आप मुंबई कैसे पहुंचे? मुंबई पहुंचने की बड़ी कहानी है इसके पीछे। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, अपना कीमती वक्त आपने दिया और भोपाल में आके मुझे बड़ी खुशी हुई। ये एक मेज़बानों का शहर है, यहाँ की मेज़बानी बड़ी मशहूर है। और बम्बई से गोरखपुर का सफ़र बड़ा तवील है। ये वाक़या मैं आपको सुनाऊं तो ये 1929 का वाक़या है, जब हमारे दादा रहम अली साहब बम्बई आए। और उस वक्त टेक्सटाइल और मिल का शहर था बम्बई, और लोग ज़्यादा कलकत्ते या बम्बई जाना पसंद करते थे अपने कारोबार या तिजारती मामलात को लेकर। तो हमारे दादा जो हैं वो 1929 में बम्बई आए और उन्होंने एक मिल में वहाँ पर एक जॉब की। फिर उसके बाद उन्होंने अपना कारोबार कपड़े का शुरू किया, और ये कारोबार जब अच्छी तरह से स्टेबल हो गया, लेकिन दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, बर्मा में जंग शुरू हो गई, तो सारे लोग वापस गांव चले गए। अफरा तफरी का माहौल था। फिर जब जंग ख़त्म हुई तो वालिद साहब की पैदाइश 1935 में हुई, मई में, गोरखपुर ज़िला बांसगांव में। तो लेकिन जब गांव में पैदाइश हुई तो गांव में जब पैदा हुए तो उसके बाद वहाँ एक हैजा की बीमारी बड़ी फैल गई और एक अफरा तफरी फिर से फैल गई। तो दादी और दादा ने सोचा कि फिर क्यों ना हम बम्बई जाएं। बम्बई आ गए, बम्बई में रहने लगे कई साल। स्कूल में एडमिशन वालिद साहब का वहीं बम्बई में ही हुआ, अंजुमन इस्लाम में। बुनियादी तालीम जब बम्बई में उनकी हो गई तो उसके बाद फिर वो गांव चले गए, क्योंकि 1947 का ज़माना आ गया, पार्टीशन और बहुत सारे मसाइल। तो मतलब जो शुरू से ही हमारे साथ लगा हुआ था कुछ ना कुछ इस तरह के हादसात। तो 47 के बाद 1950 में फिर बम्बई आए। तो वालिद साहब की कुछ तालीम जो है बम्बई में हुई, कुछ गांव में मकतब में हुई, इस तरह से आधी उधर आधी उधर। लेकिन 1950 के बाद मुसलसल वो उनकी तालीम जो फिर बम्बई में ही रहने लगे। और 1954 में उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक, जो उस वक्त अपने उरूज पे थी बम्बई में, जिसकी सदारत सज्जाद ज़हीर साहब कर रहे थे, साहिर लुधियानवी और मजदूर सुल्तानपुरी, ये सब लोगों की सोबत वालिद साहब ने शुरू कर ली। क्योंकि वालिद साहब को शुरू से ही स्कूल के ज़माने से लिखने पढ़ने और शायरी का कुदरती शौक होता है। और एक लफ्ज़ है कि शायर बनता नहीं, शायर पैदा होता है। तो ये बात लोगों को नहीं पता है, लोग ज़बरदस्ती की शायरी कर रहे हैं, लेकिन शायर जो होता है पैदा होता है। तो वालिद साहब को अंदर से ही शेर व शायरी का और एक कुदरती था वो। और फिर माहौल मिल गया तरक्की पसंद तहरीक का, तो फिर वालिद साहब उन्होंने उनके साथ ज्वाइन कर लिया। और सबसे यंग पोएट का उनको खिताब मिला था कि तरक्की पसंद के सबसे कम उम्र शायर, जो 16-17 साल की उम्र में ही उन लोगों के साथ जिनकी उम्र 50 साल हो गई थी, 60 साल तरह के बूढ़ों के साथ 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 में चलना, फिर उनके साथ आगे आगे। तो इस तरह से वालिद साहब की ये अदबी और शायरी का दौर शुरू हो गया। और ये परवान पे चढ़ा 1960 के बाद। 62 में वालिद साहब का एक पहला शेरी मजमूआ आया, तेशा। तो जब तेशा आया तो वहाँ एक ज़माना, उस वक्त ज़माने की बात करूँगा मैं, वहाँ पर हर 15 दिन में, एक महीने में एक नशिश होती थी अदबी, जिसकी सदारत सज्जाद ज़हीर, कभी कैफी, कभी मजरू, जो अवेलेबल रहा। तो उसमें पढ़ने लिखने का एक माहौल था कि आज आपने क्या पढ़ा, आपने आज क्या लिखा, या कौन सी किताब आपके पास है मुझे दो। तो वालिद साहब ने वहाँ कहा कि मेरी शायरी हो चुकी है, मैं चाह रहा हूँ कि किताब शाये करूँ। तो सबने कहा कि नहीं, अभी नहीं, आप पहले पढ़ो, समझो, उसके बाद किताब की तरफ जाइए, आपकी उम्र क्या है अभी। तो कैफी आज़मी ने मशवरा दिया कि एक पूरा मसवदा लाके मुझे एक बार दिखाओ, तुम देखते हैं, अगर शाये करने जैसा है तो इसको शाये कीजिए, नहीं तो आप उसको मत शाये कीजिए। ये दौर था। आप आज तो दौर उल्टा, कोई किसी की सुनता नहीं है, लिया शायरी और छाप दिया। मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि ये गॉड गिफ्टेड होता है शायरी का,
तो लेकिन कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि जब तक कोई गहरी चोट नहीं लगती आदमी शायर नहीं बनता। नहीं, उसके लिए जुमला तो उसमें चोट, क्या कहना है आपका? अब चोट किस मुराद से कह रही है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक चोट ये भी होती है अंदरूनी चोट। शायरी जो है वो अंदर होने वाली वारदात का नाम है। जब तक अंदर आपके अंदर कोई वारदात नहीं होती है, अब किस तरह की वारदात आप इंडिविजुअली इसको आप समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि अंदर क्या है। तो वाली साहब के अंदर जो वारदात थी, एक तो माँ बाप से दूर गांव छोड़ना, जमीन रिश्तेदारों ने कब्जा कर लेना, फिर बम्बई में जाती मकान नहीं, किराए पे रहना, और पैसे नहीं, कुछ नहीं, फैमिली रिश्तेदारों के बस जिम्मेदारी, बहनों की जिम्मेदारी। तो उनके अंदर वो जो वारदात इस तरह की चल रही थी वो शायरी की शक्ल में आई। और जब सज्जाद ज़हीर साहब ने उनको कहा कि ये रुमानी शायरी से कुछ नहीं होगा, अब जिस तहरीक में हो वहाँ भूखे की भूख को समझो, प्यासे की प्यास को समझो, मजदूरों के दर्द को समझो और उसको अपनी शायरी में लाइए। तो ये वारदात है, और ये जो आपका सवाल था इसका जवाब यही है कि इस तरह के वाकयात ने भी शायरी को शायर बनाया, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं और ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप के वालिद साहब ने किया, तो आप का मोड़ इस तरफ कैसे आया? उनसे इंस्पायर होके आया आप? हाँ, या आपने नहीं, इंस्पायर होना लाजमी था, क्योंकि माँ खोलते ही बचपन में शायरी, अदबी किताब, और वालदा का भी कहना है कि जब मेरी पैदाइश थी तो वो तक वालिद साहब मुशायरे में ही गए थे, तो वो भी एक असर शायद है मेरे अंदर। तो बोलने का मतलब माहौल घर में बचपन से ही था, उदबा का आना, शोरा का आना, और मेरी जिम्मेदारी थी वालिद साहब के कहीं किसी के घर पे किताब लानी हो, किताब देनी हो, या चाय बना के देना हो, या इस तरह की छोटी छोटी जो खिदमत होती अदबी, वो मैं शुरू से ही करते जा रहा था और अदब को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं सरदार जाफरी साहब की उंगली पकड़ के चला हूँ, कैफी आजमी साहब हमारे घर में, और उनकी बेगम शौकत कैफी साहबा, मजरू साहब, जोए अंसारी, ये सब घर में आना जाना इनका हमारे यहाँ, हम उनके वहाँ जाते थे। कैफी साहब के वहाँ बहुत गुजारा वाली साहब का। तो ये माहौल मुझे मिला बचपन से, और जब माहौल मिला तो फिर एक शौक भी हुआ, एक लेगेसी थी ही ऑलरेडी, तो उसको भले से आगे ना बढ़ाऊं मैं, लेकिन उसको कायम रखने का एक जुनून था शुरू से ही, कि मैं अगर नहीं बढ़ाता हूं तो मुझे कोई बोलेगा नहीं कि आपने नाम क्यों नहीं वाली साहब का बढ़ाया, लेकिन ये प्रेशर था कि उसको नाम को कायम रखना, जिंदा रखना, ये मेरे लिए बहुत अहम था। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर क्या होता है कि जिस फील्ड में पेरेंट्स होते हैं, बच्चे उस फील्ड में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप उसने उस विरासत को आगे बढ़ाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि आप कितनी उम्र से शायरी कर रहे हैं? मैं शायरी तो बचपन से ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सीखा है बाद में। अच्छा। ख्यालात तो बचपन से ही थे, क्योंकि सुन सुनकर नशिश आते थे ख्यालात। ये ख्यालात आना और उसको शेर बनाने में फ़र्क है जी। ये फन है, इसको सीखना पड़ता है। गॉड गिफ्टेड अलग है कि आपको ख्यालात आ रहे हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन उसको शेर में ढालना, उसके वजन बहर, ये सीखना पड़ता है। तो दो प्रोसेस है शायरी का, एक तो ख्याल आना जो सबको नहीं आता है, ये कुदरती होता है। अलामी जो होता है कलाम, वो खुदा की तरफ से शेर आता है, ख्याल आता है, लेकिन उसकी वजन बहर को फिर आपने सीखना होता है, लफ्जों का तालमेल बिठाना सीखना, उसकी बारीकी समझना, फिर मश्क करना उसके ऊपर, फिर किसी उस्ताद का एक मिसरा लेके उस पर मश्क करना, अपने मिसरा लगा, ये सीखने का काम है और हमने सीखा ही है, और बहुत मुश्किल से सीखा है। वालिद साहब से भी सीखा है, वालिद साहब के दोस्तों से भी सीखा है, उनके यहाँ मसरों से भी हमने सीखा है। और शायरी करना बहुत मुश्किल काम है। लोग आज जिस तरह से इसको समझ रहे हैं बहुत आसान है, आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल अमल है। और जिस तरह से लोगों ने इसको कह दिया कि बहुत आसान है, कोई भी शायर बन सकता है, मैं चीज़ों को नहीं मानता, रद्द करता हूँ कि शायरी एक प्रोसेस का नाम है, कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है। आपने सीखना है, मश्क करना है, उसके बाद आपको शेर कहना है। अच्छा, मुशायरों में आपने पढ़ना कब से शुरू किया आपने? मुशायरों की शायरी या मुशायरों में पढ़ना मैंने अभी गुज़िश्ता 10-15 साल से ही मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी मुशायरों की शायरी में नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दहाई से मैं देख रहा हूँ मुशायरों का जो हाल है, एक मुशायरे नहीं रह गए, एक कुश्ती का मुकाबला, एक जोर आजमाइश कर लोग करने लगे हैं स्टेज पे। तो मेरा जो बैकग्राउंड है या जो मेरी सोच है वो उसको गवारा नहीं करती कि मैं ऐसे मुशायरे में जाऊँ जहाँ पर सस्ती शायरी हो, सस्ती शोहरत के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जिस मुशायरे में मैं जाता था वालिद साहब के साथ, वहाँ पे जाफरी साहब बैठे हैं और जगन्नाथ आज़ाद बैठे हुए हैं,
मजरू साहब बैठे, वो मुशायरे जो हमने सुने हैं या उनके साथ बैठे, वो मुशायरे अब कहाँ है जी अब तो सब कुछ आर्टिफिशियल जैसे बन गया है, एआई की तरह हो गया है। जी हर जी। शायर एआई की तरह हो गया है। एआई ने तो बहुत हाँ, आसान तो कर दिया है। एआई से मुराद ये है कि आप हैं, कलाम आपका है, लिख के कोई और देता है जी और सुना के कोई और देता है, तो ये सब चीजें अभी मिक्स हो गया है। हाँ, ये काफी अब हाँ, तो सुनने ये में सब आ रहा है। चीजें सुनने में बहुत आ रही हैं, और जी, ये इस पे तेजी से अमल भी बहुत हो रहा है आजकल। अमल भी हो रहा है। तो ये सब चीजें, इसलिए मुशायरों की तरफ मेरा दिलचस्पी बहुत कम है, जी क्योंकि मुशायरे आज जिस तरह के हो रहे हैं उस तरह से मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, जैसे आप इसके लिखने के साथ साथ आप सहाफी भी हैं, जी पत्रकारिता भी करते जी। हैं, तो वो मोड़ कैसे आपका कहाँ से हुआ क्या? जब आप लिखने और पढ़ने के उसमें रहते हैं जी तो बहुत सारी चीजें आपको रास्ता खुल जाते हैं, वर्सटाइल हो जाते हैं आप। जी तो जब शायरी का शौक हुआ, जबान पे उबूर हुआ, जी तो फिर सहाफत भी हसन कमाल साहब के या जावेद सिद्दीकी साहब के या जोहैन अंसारी साहब की जो नसरें हमने नसर पढ़ते थे, जी तो शौक हो सके भाई नसर के अंदर भी बात कही जा सकती है, जी जहाँ दो लफ्जों में भी, दो मिसरों में भी कही जा सकती है, वहाँ नसर में भी कह दी। तो नसर लिखने का शौक हुआ, मजमून लिखने का शौक हुआ। जी फिर आस्ते आस्ते ये कहा कि नहीं, हम इसको मजमून को सहाफत में जाएं जी और अखबारात में और या रसायल में उसको लिखें, अपने व्यू को लिखें, अपने जज्बात को लिखें, क्योंकि इतना आलूदा हो गया अदब कि अब सच बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हो, ना सच सुनने को कोई तैयार है। बिल्कुल। तो हमने एक सोचा कि हम अपने तरीके से अदब को पेश करें, लिखें, जी और उन शोरा उदबा को हम सामने लाएं जो जेन्युइन है, जो वाकई लिख पढ़ रहे हैं, जी उनको हम शाये करें या उनके बारे में उनकी बायोग्राफी को लाएं। जी। तो इस तरह से आस्ते आस्ते सहाफत में भी हम आ गए। तो सहाफत में आप क्या मैगजीन निकालते हैं, पेपर निकालते हैं, किस तरह से आप करते हैं सहाफत का क्या? मैं कई मैगजीन से जुड़ा हुआ था, जी लेकिन कुछ मेरी अपनी वो नजरियाती इख्तलाफात के बिना पर मेरे से किसी की निपटी नहीं है, क्योंकि मेरा एक अलग सोच है जी सच लिखना और ईमानदारी से करना। बिल्कुल। तो लेकिन अभी बहुत जल्द मैं एक अपना रिसाला खुद शुरू कर रहा हूँ। जी तो हमारे जो मुंबई से साथी आए हुए हैं, जी डॉक्टर असलम शेख साहब, जी। उनका एक उन्होंने एक नई एनजीओ खोली है, याराना उर्दू मुंबई। अच्छा तो याराना उर्दू मुंबई का पहला शुमारा हम इंशाल्लाह नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते में अच्छा। अदबी रिसाला होगा, वो मेरी इदारत में इंशाल्लाह होगा। अच्छा। तो सरपरस्ती डॉक्टर साहब की होगी। जी जी तो हम वो रिसाला शुरू करेंगे जी और फिर हम अपनी व्यूज़ को या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को अदब में पेश करेंगे जी। कि जेन्युइन लोगों को शाये करना बिल्कुल या उनको हौसला अफजाई करना। बिल्कुल हो। तो ये हम कोशिश करेंगे इस तरह की बात करने के लिए। जी, मतलब आप चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है वो सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए, ना कि उसको लाग लपेट कर झूठ सच मिलाकर और किसी बात को सामने लाया जाए। तो आपका इस कोशिश यही है, सर की भी कोशिश यही है, डॉक्टर साहब की भी यही कोशिश है, मेरी भी यही कोशिश है जी कि हम सच को सच लिखें जी और जो वाकई मुस्तहिक है अदब में उनको हम जी पेश करें, अदब में लाएं जी और उनकी हौसला अफजाई करें, बजाय उनकी जो सिर्फ पैसे के लिए या सस्ती शोहरत के लिए किसी भी हद तक किसी से भी हाथ मिला लेते हैं, तो बिल्कुल। उनसे हम दूर रहें जी और जी। कोशिश करें कि हम उनको कहीं ना कहीं आस्ते आस्ते कम कर दें अदब से। चलिए, मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला आपको इस नेक काम में कामयाबी दे आपके। और वैसे भी आपके माशाल्लाह आपने बहुत कामयाबी हासिल की हुई है, बहुत नाम है आपका। अरे नहीं, आपने कुछ बस दुआएं हम लोगों की कि मैं जी अभी तक सीख रहा हूँ और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीखता रहूँ। जी और मेरे जो वालिद साहब के दोस्त अहबाब अभी जो जिंदा हैं, जी उनके साथ अभी भी मेरा मिलना जुलना है, उनसे मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे सीखूं जी और सीखने का अमल हमेशा जारी रहना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि अभी जब आपने कह दिया कि मुकम्मल होगा तो समझ जाइए आपका सवाल शुरू हो गया है। बिल्कुल तो ये हमें उससे बचना चाहिए कि हमेशा एक स्टूडेंट बनकर ही लोगों से मिलना चाहिए, तालिब इल्म की भूख होना चाहिए कि आज भी मैं किताबें खरीद के पढ़ता हूँ, जी अभी मैं फ्री में तोहफे में किताब नहीं लेता हूँ, अभी जी मुझे खरीद के पढ़ने का ही जी शौक है, मेरा एक बजट है जी और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी किताबें घर में है कई हजार, उनमें से जो मैं पढ़ चुका हूँ जी वो मैं मुस्तकिल लाइब्रेरीज को हर महीने पोस्ट करता हूँ अपने पैसे जी से, जी ताकि वो किताबें आगे लोग तक पहुँचे, जी ज़ाय ना हो। जी बिल्कुल क्योंकि मैं रख कर घर में करूँगा क्या, तो मैंने पढ़ बिल्कुल ली है तो उसको मैं बॉक्स में करके कोरियर करके कलकत्ता हो, जी दिल्ली हो, मालेगांव, भिवंडी जी जो हमारे शहर है, जी वहाँ जो मुस्तहिक लोग हैं जो लाइब्रेरीज में जी। पढ़ना चाहते हैं उनको हम पहुँचाते हैं किताब। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, इल्म तो जितना बांटो उतना कम है जी और जितना बांटेंगे उतना ज्यादा बढ़ता है। ये इल्म एक ऐसी दौलत है जी। कि ये जितनी ज्यादा बांटी जाती है उतनी ज्यादा हाँ, हम लोग बढ़ती है। बांटना ये बांटते हैं लेकिन कुछ बांटना नहीं है आजकल। जी तो जो सोचा जितना मेरे पास आ जाए हाँ वो कम है, लोगों नहीं तो की वो वो खत्म ही नहीं हो रही है।
शोहरत की लालच या पैसों की लालच या इस तरह की, जी कि बस चाहते हैं कि हम रहे, छाए रहे हर जगह। ठीक है, वो जितने लोग भी हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम उनका वक्त शॉर्ट होता है, वो खत्म ही हो जाएगा। लॉन्ग टाइम यही है कि आप किताबें तकसीम करें, इल्म तकसीम करें, जी किसी भी सूरत से। ये नहीं कि आप बिल्कुल पैसा ही दें, आप अपनी किताब दे दें किसी को पढ़ी जी हुई, बिल्कुल या आप कुछ और किसी तरीके से उनकी किताब छपा दें, बिल्कुल या उनको कहीं प्रोग्राम में शरीक करके उनको कुछ सम्मान कर दें। जी। ये भी एक प्लेटफॉर्म से हम कर सकते हैं। हाँ, उनकी हौसला अफजाई हाँ, होगी, हौसला अफजाई हो। सम्मान तो करेंगे, यारान हौसला उर्दू अफजाई मुंबई होगी। का यही एजेंडा है कि जी हम हौसला अफजाई लोगों की, शोरा उतबा की जी कर किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें। खाली जी फाइनेंशियली जरूरी नहीं है जी कि पैसा देना ही खिदमत नहीं है। जी उनकी बिल्कुल किताब खरीदना, जी पढ़ना, उनको देना, ये भी जी जरूरी है। मैं तो ऐसे शोराओं की किताब 50-60 खरीद के दोस्तों को बांट देता हूँ, जी। ताकि फायदा हो जाए उनको पैसे हाँ, का। बहुत अच्छा काम है आपका, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी मतलब इस तरह से काम आपका चलता रहेगा, इंशाल्लाह। और हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। और आगे हम आपसे भी बातचीत, और भी बातचीत करेंगे। और हम एक चीज़ और, जैसे आपने कहा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो इस बात से मैं भी आपके इत्तेफाक रखती हूँ कि सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती, जगह भी नहीं होती। कि आप सीखने किसी बच्चे से भी सीख सकते हैं, भीख मांगने वाले से भी सीख सकते हैं, चौराहे से भी सीख सकते हैं, लेकिन बस बात यह है कि आपकी नीयत सीखने तो की वालिद हो। साहब हमेशा अपने से छोटे जो बच्चे यंग पोएट थे उनको घर बुला के उनसे सुनते थे, उनको जी शायरी जी इस्लामी कर, लेकिन उनसे सीखते भी थे कि भाई क्या नया ट्रेंड चल रहा है। जी शायद जो मेरे ख्याल में दिमाग में नहीं आ रहा वो उसके दिमाग में आ रहा है। जी तो ऐसी बहुत सारी उन्होंने नज़में कंप्यूटर पे लिखी, क्रिकेट पे लिखी है, जी साइंस की नज़में उन्होंने लिखी है। तो ये सब इंस्पिरेशन यहीं से आती है कि यंगस्टर से आप जब मिलते रहोगे, जी उनसे बातें करोगे, जी तो आपको आइडियाज आएंगे। आप तो यंगस्टर से मिलते नहीं आज के लोग। मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं किसी को मिलता ही नहीं हूँ। हाँ, हाँ नहीं मखा, जरूरी, हाँ, तो मिलना जुलना, राब्ता एक दूसरे रखना राब्ते में बहुत रहिए, जरूरी है। बिल्कुल जी सुनिए उनकी, आप जी अपनी सुनाइए। बिल्कुल इससे नया कुछ अदब में क्रिएट हो सकता है, बजाय इसके कि आप अपनी ही बोल रहे हैं, जी उसको कुछ समझ में नहीं है, उसको समझ नहीं रहे। जी तो ये सब गलत है। अदब एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक तरफ से काम नहीं होता, दोनों तरफ से काम होता जी। है। और अभी आपने कोई किताब वगैरह लिखी है क्या अभी से कोई? मेरी 2-3 किताबें आ रही है। जी एक तो मेरा इंतखाब आ रहा है रुमानी गजलों का, ये इश्क नहीं आसान। जी, इश्क नहीं या आसान। ये रुमानी गजलों का इंतखाब है, फिर दुनिया से 200 शायर उसमें हैं। जी और एक नज़मों का इंतखाब आ रहा है, मोड़ यहाँ है। जी और वालिद साहब की कुछ कुलियात हैं, ये सब मैं पब्लिश कर रहा हूँ। और एक मेरी किताब आ रही है उर्दू में, इंग्लिश में छपेगी फिर उर्दू में। जी जैसे आप अभी कह रहे थे ना, वो जो आज़ादी के सिपाही वाली, जी तो मेरे एक दोस्त है अनवर जहीर साहब, रहबर जर्मनी में रहते हैं। जी उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग जिंदा हैं अभी, जी उनकी आंखों देखी उन्होंने लिखी है। बिल्कुल तो वो किताब जर्मन और अंग्रेजी में आ गई है। जी उसका उर्दू एडिशन में जी हिंदुस्तान में प्रिंट कर रहा हूँ। जी जो जो दूसरी जंग अजीम में जो जिंदा लोग जर्मन थे, जी जी। उनकी दास्तान, अच्छा वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ उर्दू में। अच्छा और एक अमृता प्रीतम की बायोग्राफी में जी प्रिंट कर रहा हूँ इंडिया में। जी। अच्छा तो ये इस तरह के तारीखी काम या कुछ दस्तावेजी काम भी मैं चाहता हूँ कि करें, ऐसी किताबें आए जो नहीं, ये बहुत जरूरी नायाब है। जी तो मेरी कोशिश यही है जी, कि बहुत जैसी जरूरी है किताबें शाये करूँ। कि लोग भूले नहीं, जिन्होंने मेहनत की है इस देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए। तो हमको लोगों को भूलने नहीं देना, और भूलने इसी तरह से नहीं होगा कि जब आप लिख के दे के जाएंगे तो वो कल को वो आने वाली जो नस्ल है वो पढ़ेगी उसे, और पढ़कर लोगों को उससे पढ़ने वाले तो कम हो रहे हैं, मुझे इसका इल्म है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लोग अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी और प्लेटफॉर्म से उनको हम दें, जी पीडीएफ बना के दें या बिल्कुल उनको ऑडियो में दें। हमारे जी एक दोस्त है जावेद सिद्दीकी साहब, फिल्म राइटर है, जी जी तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि अगर इम्तियाज कोई नहीं पढ़ रहा ना, जी तो कोई अच्छी सी आवाज उसको स्टूडियो में वो बिल्कुल करो, रिकॉर्ड करो, जी और उसको ऑडियो की पीडीएफ की शक्ल में दो, सुने कम से कम। जी आज लेकिन किसी भी तरीके से कानों में उर्दू अदब जाना चाहिए। जी बिल्कुल अगर वो सही नहीं पढ़ रहा है, जी रस्मुल खत से वाकिफ नहीं है, जी जी या उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल सुनने में तो इंटरेस्ट होगा, हाँ। तो लेकिन उसको अब देखने में ये आ रहा है कि जो आज के नौजवान बच्चे हैं, उनका रुझान काफी इस तरफ हो रहा है, किस तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ भी हो रहा है, क्योंकि और पढ़ने उर्दू की लिखने तरफ की भी जा रहा है। उर्दू की तरक्की इसलिए चाह रहा है कि मैं साफ बोल दूं कि उर्दू तरक्की की वजह ये कि इस जबान में पैसे बहुत हैं। जी उर्दू अदब या उर्दू जबान, हिंदुस्तानी फिल्म 100 साल से इसमें अरबों करोड़ रुपए कमा रही है। जी इसका कोई इतराफ करता नहीं, क्योंकि मैं बम्बई में रहता हूँ, मैं जानता हूँ
कि बिना उर्दू जाने, तलफ़ुज़ जाने आप फिल्म इंडस्ट्री में या सीरियल में सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब करण जौहर हो या यश चोपड़ा हो या किसी की बात कर लो, लेकिन पीछे कॉमन चीज है उर्दू जबान। वो नाम देते नहीं, उनके घर में 6-6 राइटर्स, 5-5 उर्दू लिखने वाले हमेशा बैठे रहते हैं, जो जबान अदब जानते हो, या भोपाल के हो, इंदौर के हो या दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, जो जबानदान है उनके वहाँ रहते ही हैं। लेकिन वो इतने मतलब ना मुनाफिक कौम है फिल्म इंडस्ट्री से, कभी भी क्रेडिट देती नहीं है उर्दू वालों लिखने वालों को। शायरों से हमेशा फासले से बात करेंगे, शायरों के साथ उनका रवैया बड़ा खराब है। जब मालूम है कि उस जबान से ही पैसे कमाएंगे आप, उस जबान ने ही आपको अरब खरब पति बनाया है, लेकिन उस जबान के पढ़ने लिखने वालों का जो उनका रवैया है बहुत खराब है। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जिसको, जैसे आपने कहा, मैंने बहुत आज नहीं, बहुत बचपन से ये बात सुन रखी है कि जब तक उर्दू जबान नहीं आएगी आप कहीं भी काम सही से नहीं कर सकते। लता मंगेशकर इतनी बड़ी सिंगर थी, नागपाड़ा में उनके उस्ताद थे, उनसे वो आके सीखती थी रात में तलफ़ुज़ के कैसे गाएं। शीन और शीन का जो मामला हमारे वहाँ है, काफ या काफ का, ये हम अब उर्दू वाले जानते हैं, लेकिन गैरों को तो शीन शीन का पता मतलब ही नहीं है क्या है, कि छोटी शीन कहाँ बोली जाए या बड़ी शीन कहाँ बोली जाए। तो लता मंगेशकर ने सीखा बाकायदा गाने से पहले, नौशाद साहब के वहाँ सीखा। तो उर्दू जबान की अहमियत आज जितने गैर इससे फायदा उठा रहे हैं, हम उर्दू वाले तू बड़ा और मैं छोटा में ही रह गए हैं, लेकिन गैरों ने इससे जबान से इतना फायदा उठाया है। आज वो कई बिलियनियर बड़ी कंपनियों के मालिक बन गए हैं और कई करोड़ रुपए के उनके वो प्रॉपर्टी से रेख्ता हो या जो भी नाम लेने की जरूरत नहीं मुझे लगता है, लेकिन आप सबको मालूम ही है कि सिर्फ जबान की हमारी जो मिठास और जो चाशनी और जिसमें जो करोड़ों अरबों रुपया है, वो सिर्फ वाहिद इसी जबान में ही है। बाकी मुझे लगता है कोई जबान ऐसी नहीं है जितनी इम्प्रेसिव होगी। भले से अंग्रेजी आप बोले, बहुत अच्छी बोले, लेकिन अगर आपको मोहब्बत करना है और किसी को मुतासिर करना है तो उर्दू में ही किया सकता है। बाकी कोई जबान में आपको इतना इम्प्रेस नहीं कर सकता आप इस जुमले में या किसी चीज में। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और बहुत अच्छा लगा। और आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इतनी दूर से आए और आकर, मतलब मैंने आपसे टाइम मांगा सिर्फ एक बार और आपने मुझे लग नहीं रहा था कि आप इतने आसानी से मुझे टाइम नहीं, मैं आसानी की वजह मैं समझता हूँ, मैं उस अहमियत को समझता हूँ। मैं मुझे पता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर हम अच्छी गुफ्तगू लोगों तक जाती है तो आपका तो फायदा या होगा ना मेरा, लेकिन सुनने वालों को कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी, उनकी मालूमात में इजाफा होगा। हमारी कोशिश है कि अखबार के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बातें अच्छी लोगों तक पहुंचे, ये उसूल है। जब हम रोज सुबह में कोई अच्छी बात पढ़ते हैं छोटा सा अखबार में, तो मैं चाहता हूँ कि लोग हमारी बातें किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी माध्यम से हमारे तक, लोगों तक जाए। तो ये हमारा मोटिवेशन, कल इसलिए मैंने आपको फौरन कहा था कि मैं हाजिर हूँ, तो मुझे पता कि इस प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं मेरी आवाज जाएगी और लोग सुनेंगे और कुछ लोगों को फायदा ही होगा। हाँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मैं आपसे आखिरी एक बात और पूछना चाहती हूँ। आज के जो नौजवान हैं वो सहाफ़ी में भी जाना चाहते हैं, जा भी रहे हैं, और या जो उसमें शेर शायरी करते हैं, साहित्य लिखते हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहेंगे? उनके मोटिवेशन के लिए क्या? मोटिवेशन की यही है कि आप अपने सीनियर्स को पढ़िए, अपने हम असर को, जो आपके हम उम्र के लोगों को पढ़िए, अपने जूनियर्स को पढ़िए। बिना पढ़े, बिना मुताला करे कुछ नहीं आएगा आपको। ये दूसरा ये है कि आप उसको संभालिए, लेगेसी को, उसको ज़ाया ना करें, कि आगे को कंटिन्यू करें लोगों तक। अगर आपने पढ़ लिया है, कुछ अच्छी बात समझ ली, तो उसको आगे जनरेशन तक आगे बढ़ाएं और ये अपने तक महदूद ना रखें। बिल्कुल, ये चीज़ें, 2-3 चीज़ें अहम है। और अच्छी जबान बोले, अंग्रेजी हो, उर्दू हो या हिंदी हो, लेकिन एक जबान आप पे कमांड होना चाहिए आपको, किसी एक जबान पर। खिचड़ी मत बनाइए कि 2 लफ्ज अंग्रेजी के बोल दिया, कि उर्दू का बोल दिया, कि हिंदी का बोल दिया। ये तो बड़े शहरों की जबान है, लेकिन आपको किसी एक जबान पे काबू या उबूर होना चाहिए। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो बहुत अच्छी उर्दू बोले, जी बिल्कुल, सामने वाला मुतासिर हो जाए आपकी जबान से। अंग्रेजी बोलते हैं तो उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी बोले। फिराक गोरखपुरी साहब हमेशा जितने अंग्रेजी बोलते थे, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, कोई बोल नहीं सकता कि ये उर्दू के शायर है। और जब उर्दू बोलते हैं तो कोई ये नहीं बोल सकता कि ये नॉन मुस्लिम है। तो वो उनके अंदर खास बात थी है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बोलते हैं तो इस तरह बोलते हैं कि लगता ही नहीं कि आदमी दूसरी जबान जानता है कि नहीं जानता है, ये क्या है वो। तो जबान बोले, बहुत अच्छी बोले, घर में उर्दू बोले, बच्चों को भी उर्दू से ही बात करें, बोले टूटी फूटी बोले, लेकिन उनको जबान
सिखाएं और इस ज़बान की हिफाजत करें। जी, उर्दू ज़बान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी कोई और नहीं करेगा, हमको खुद क्योंकि करना है जी, और अपने हमको घर से करना ही है। करना है, अपने बच्चों से ही करना है। जी, और अपने बच्चों को कोई हम प्रेशर नहीं करते, आज की जनरेशन नहीं सुनती किसी की। बिल्कुल। मोबाइल का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन जितना भी हो सके, हाँ, नहीं थोड़ा हो करना सके चाहिए बट करें। बिल्कुल करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो सबको मुतासिर करती है अपने तरफ। अपने आप ही लोग आवाज़ बात सुनकर ही अपने तरफ लोगों का ज़बान है, खिंचाव आता है। हमारी जी, तहजीब है तहज़ीब है और पूरे उठना बैठना हमारे उर्दू की ज़बान के अंदर ही है, जी, तो उर्दू की हिफाजत और वो मुझे खुद करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। शुक्रिया। इम्तियाज़ भाई, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ जी जी। कि जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, जो इसको देखेंगे सुनेंगे, तो वो कुछ अशार और जो आपकी पसंदीदा शायरी है वो भी मैं नहीं, ज़रूर ज़रूर, मैं अपने कलाम से सुनाऊंगा ताकि आपको भी, हमारे नाज़रीन भी महसूस हो। और जो भी मैं लिखता हूँ वो कोशिश करूँगा कि वो एक यूनिवर्सल हो, सभी को पसंद आए और सभी के लिए हो, बजाय किसी मखसूस के लिए नहीं। जिस तरह से आजकल की शायरी हो रही है इस तरह नहीं। तो मेरी एक गज़ल है जो मुझे बहुत पसंद है, उसके चंद अशार मैं आपको सुनाता हूँ। मतलब है कि हद से जब गुजरे तो फिर तमसील रांझा हो गए, हद से गुजरे तो फिर तमसील रांझा हो गए, आशिकी में जाने कितने लोग क्या क्या हो गए, आशिकी में जाने क्या क्या हो गए। और शेर है कि कुछ ना कुछ मजबूरियाँ थी दरमिया दोनों के, फिर कुछ ना कुछ मजबूरियाँ थी दरमिया दोनों के, फिर वो भी तन्हा हो गए, हम भी तन्हा हो गए। और शेर है गम के मारों को मोहब्बत में लूटे अफराद को, गम के मारों को मोहब्बत में लूटे अफराद को, हम सहारा देते देते बेसहारा हो गए, हम बेसहारा हो गए। और शेर है कि कैस की मानिंद सहरा में भटकते हैं आज, कैस की मानिंद सहरा में भटकते हैं आज, यानी तेरे इश्क में हम भी तमाशा हो गए, यानी हम भी तेरे इश्क में तमाशा हो गए। और शेर है कि तूने मेरा साथ छोड़ा था ज़माने के लिए, तूने साथ छोड़ा था मेरा ज़माने के लिए, यूँ हुआ फिर तू भी रुसवाए ज़माना हो गए, यूँ हुआ फिर भी ज़माना हो गए। और एक ताज़ा गज़ल है जो मैं भी भोपाल आने से पहले मैंने कही थी कि सितम की बारिशें बरसा रहे हैं, सितम की बारिशें बरसा रहे हैं, निगाहों में समाए जा रहे हैं, निगाहों में समाए जा रहे हैं। और तेरी बातों में कुछ तो बात होगी, तेरी बातों में कुछ तो बात होगी, जो हम बातों में तेरी आ रहे हैं, तेरी बातों में कुछ तो बात होगी जब हम तेरी बातों में आ रहे हैं। और ये शेर है कि हमारे हसरतों के सारे रास्ते, ये गौर से सुनिएगा शेर के, हमारी हसरतों के सारे रास्ते तेरी गलियों से होके जा रहे हैं, तेरी गलियों से होके जा रहे हैं। और यकीनन है ये खुदगर्जी का मौसम, यकीनन है ये खुदगर्जी का मौसम, जफाओं के बादल छा रहे हैं, जफाओं के बादल छा रहे हैं। दुखी हैं हम पशेमानी पर उसकी, दुखी हैं हम उसकी परेशानी पर, उसकी पशेमानी पर उसकी, नया सा कोई धोखा खा रहे हैं, नया सा कोई धोखा खा रहे हैं। और शेर है कि दगा बाजी, दगा बाजी तबीयत में है उसकी, दगा बाजी तबीयत में है उसकी, हम अपने दिल को यूँ समझा रहे हैं, अपने दिल को यूँ समझा रहे हैं। और मैं ऐसे में नज़में कहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि नज़मों में बड़ा स्केल होता है और वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से बात को कही जा सकती है बजाय गज़ल के। और एक दूसरा मैं बात हमने जो पिछली की उसमें एक आध मैं कहना भूल गया था कि अगर आपको शायरी करनी है या शायरों में या अदब में आना तो पहले आप नज़में कहना शुरू करें, उसके बाद गज़लों में आए, क्योंकि नज़मों में आसान थोड़ा होता है कि आप बात नसरी नज़मों में, आज़ाद नज़मों में बात कह सकते हैं, और अगर उसका आपको थोड़ा उबूर आते तो फिर अशार आप आसानी से कह सकते हैं। तो मेरी एक नज़्म है जो मैं सुनाना चाहूँगा। नज़्म का उन्वान है यादों की दीवार, यादों की दीवार, इंटरनेट की दीवार नहीं, यादों की दीवार है, तो सुना ही सुनेगा। यादों की दीवार से लगकर, यादों की दीवार से लगकर बैठा हूँ मैं कब से, यादों की दीवार से लगकर बैठा हूँ मैं कब से, जाना एक उलझन की चादर ओढ़े,
जाना एक चादर दिल की ओढ़े उसी उलझन में जिसका नाता तेरी बातों से है, तेरी झूठी यादों से है, तेरी आदत से है शिकवा मुझे। सच तो ये है कुछ अरसे से तेरा नंबर ब्लॉक रखा है, कुछ अरसे से तेरा नंबर ब्लॉक रखा है, फिर भी कुछ मैसेज हैं तेरे जिनमें दर्ज हैं तेरे वादे, हर मौसम में साथ निभाने, प्यार जताने, जान लुटाने, जिन्हें मरने की वो कस्में, लेकिन ये एहसास है मुझको तू आखिर कब था मेरा। जैसे मेरे वो कस्में, लेकिन ये एहसास है मुझको तू आखिर कब था मेरा। अब अपने सारे काम भुलाकर तन्हाई में इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश में अक्सर सोचता रहता हूँ तुझको यादों की दीवार से लगकर। शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी शायरी सुनकर लगा जी। जो मैंने सवाल किया था क्या? कि कहीं ना कहीं कोई चोट खाकर इंसान शायर बनता है, तो उससे जुड़ी हुई शायरी। नहीं, मैंने आपसे कहा था कि ये यूनिवर्सल मैंने फोकस करता हूँ कि मुझे ये शायरी जब मेरी पहुंच गई है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आदमी कनेक्ट हो गया इससे। हर आदमी को अपने अंदर को नरेट करता वाकयात को कि शायद मेरे लिए है, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। मैं वालिद साहब की तरह ही हूँ, अपने हालात में अंदर वारदात जो जन्म लेते हैं या मेरे दोस्तों के साथ, मेरे अजीजों का जो होता है, जब मैं वो सुनता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं ट्रेन में या बस में जब भी सफर करता हूँ तो मैं फ़ोन नहीं इस्तेमाल करता, मैं सिर्फ सुनता हूँ आसपास में लोग क्या परेशानी गुफ्तगू कर रहे हैं, कौन बीवी से झगड़ कर आया या कौन किसी गर्लफ्रेंड का मसला आया या किसी क्या हुआ, तो वो सुनकर वाकयात को फिर मैं जज करता हूँ, फिर उसको नज़मों में या गज़लों में कोशिश करता हूँ ढालने की। तो लोगों को बोलता कि मेरे ज़ाती तजुर्बे है, मेरे ज़ाती तजुर्बे ऐसे नहीं है, मेरी ज़िंदगी बड़ी सादी है, मैं ऑफिस से घर तक की वाला बंदा हूँ। तो लेकिन आपने ऐसा कहा तो मुझे अच्छा लगा कि आपको बात वो पहुंच गई। तो एक गजल और सुना देता हूँ मैं, अगर आप कनेक्ट हो गए तो फिर मैं चाहता हूँ कि एक गजल हो ही जाए। मैंने कल ज़्यादा नहीं सुनाया था क्योंकि कल का जो माहौल था। ये मेरी गजल है तो सुनिएगा। मतलब है कि तेरी उल्फत का मेरे दिल को दिलासा तो मिले, तेरी उल्फत को मेरे दिल को दिलासा तो मिले, तो अगर मेरा है फिर कोई इशारा तो मिले, कोई इशारा तो मिले। प्यार का दरिया रवा है मेरे दिल के अंदर, प्यार का दरिया रवा है मेरे दिल के अंदर, बात अब ये है यहाँ कोई प्यासा तो मिले, और तू जो कह दे तो मैं खुद को भी मिटा दूँ जाना, तू जो कह दे खुद को तो मैं खुद को भी मिटा दूँ जाना, मुझको ए जाने वफा तेरा सहारा तो मिले। और शेर है कि छोड़ आऊँगा गमों की पिटारी भी वहीं, छोड़ आऊँगा गमों की पिटारी भी वहीं, राहे उल्फत में सुलगता हुआ सहरा तो मिले, राहे उल्फत में सुलगता हुआ सहरा तो मिले। और लोग समझते हैं कि मुकीद हूँ खुशी से मैं अपनी, लोग समझते हैं कि मुकीद हूँ खुशी से मैं अपनी, भाग जाऊँगा निकल कर मुझे रास्ता तो मिले। और ये शेर है ख़ास इसी के लिए पूरी गज़ल कही कि चैन आया क्या उसे तोड़ के दिल पूछूंगा, चैन आया क्या उसे तोड़ के दिल पूछूंगा, इम्तियाज आके यार वो दोबारा तो मिले, इम्तियाज आके यार मुझे दोबारा तो मिले, तेरी उल्फत का मेरे दिल को दिलासा तो मिले, वो अगर मेरा है तो फिर कोई इशारा तो मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।